हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्नल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्रेंच और ऑप्शन डी न्यूटन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर कमा रही हैं तेल कंपनियां, लेकिन रेट नहीं घटा रही हैं। कच्चा तेल 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, तेल कंपनियों की ऐतिहासिक कमाई हो रही है। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर $65.41 प्रति बैरल पर आ गया है। इसे अप्रैल 2021 में दाम $63.40 प्रति बैरल थे। इस गिरावट से पेट्रोल डीजल रिफाइन करने पर होने वाली कमाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 12 से 15 रुपए और डीजल पर 6 से 12 रुपए का मुनाफा हो रहा है। बता दें कि इसके बावजूद तेल कंपनियों ने पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी कटौती नहीं की है। हाल ही में संभावना थी कि तेल कंपनियां कीमतें घटाएंगी, लेकिन सरकार ने 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। इसकी आड़ में कंपनियां दाम घटाने से बच गईं, लेकिन समय से तेल कंपनियां घाटे का हवाला देकर दामों में कटौती से बच रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में 7 बड़ी तेल गैस कंपनियों में केवल एक आईओसी को एक बार 2019-20 में मामूली घाटा हुआ था। इसे छोड़ दिया जाए तो ये कंपनियां साल दर साल भारी मुनाफा कमा रही हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पेट्रोल डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों ने 5 साल में 35 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा, धुलियान में 500 लोगों का पलायन, मालदा के स्कूल में शरण ली, आरोप घर जलाए गए, पानी में जहर पिलाया। खबर है कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। गाड़ियां जलाई गई, दुकानों और घरों को तोड़फोड़ करके लूट लिया गया और अब तक 3 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है और केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। इसमें 300 बीएसएफ के जवान हैं और कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है, वहीं बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इधर मुर्शिदाबाद के धुलियान से तकरीबन 500 लोग पलायन कर गए हैं और इन सभी ने नदी पार मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में शरण ली है। इन लोगों पर आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़, आगजनी की गई है, वहीं पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है और ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.70% का ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है। एसबीआई में अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.70% का ब्याज मिलेगा। वहीं नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। इससे पहले हाल ही में केनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। बता दें कि एसबीआई ने अमृत वृष्टि नाम की एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 7.05% का सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.55% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.65% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। आतिशी का आरोप, दिल्ली सीएम के पति चला रहे हैं सरकार, पूछा क्या रेखा काम नहीं संभाल सकती? बीजेपी बोली पत्नी का साथ देना सामान्य बात। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उनके पति सरकार चला रहे हैं। आतिशी ने एक्स पर एक फोटो शेयर करके लिखा कि इस फोटो में ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति एमसीडी, डीजेबी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं, यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हैं। आतिशी ने दिल्ली में हो रहे पावर कट और बढ़ती स्कूल फीस को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या रेखा गुप्ता को काम संभालना नहीं आता? इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि किसी भी पति का अपनी पत्नी को समर्थन करना सामान्य बात है। एक्स पर सचदेवा ने लिखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस पद पर पहुंची हैं और यह बिल्कुल सामान्य बात है कि परिवार के सदस्य उनका समर्थन कर रहे हैं।
वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, छात्रा का डीएनए टेस्ट करवाएगी पुलिस। पीएम मोदी की फटकार के बाद प्रशासन एक्टिव। खबर है कि वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता छात्रा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। उसकी बीमारी गंभीर स्टेज पर है और डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक नशे के चलते उसको जॉन्डिस यानी पीलिया हुआ है। रिपोर्ट में छात्रा के ब्लड काउंट भी कम आए हैं। मामले में पीएम मोदी की फटकार के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। छात्रा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उसकी दोबारा से जांच करवाई जा रही है। वहीं छात्रा के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी भी डरे हुए हैं कि कहीं वे इस बीमारी की चपेट में न आ जाएं। छात्रा के मेडिकल के बाद दूसरे मेडिकल के लिए 3 नए सैंपल लिए गए हैं। इसमें ब्लड की जांच के साथ ही अन्य जांच होगी। इनसे आरोपियों का डीएनए मैच करवाया जाएगा और इससे पहले 12 आरोपियों के ब्लड, सीमेन और बाल के सैंपल लिए गए। देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में हैं। यहाँ बुजुर्ग आयोग बनाया गया। 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े लोग हैं। राज्य में 94% शिक्षित आबादी। खबर है कि देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग केरल में रहते हैं। यहाँ कुल आबादी के 16.5% लोग बुजुर्ग यानी 60 साल से अधिक उम्र के 56 लाख लोग हैं और इनमें भी 11% लोग 80 साल या फिर उससे भी अधिक उम्र के हैं। 2031 तक ये 25% हो जाएंगे। कई गाँवों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हुए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट की केरला माइग्रेशन सर्वे रिपोर्ट बताती है कि राज्य की 3 करोड़ 43 लाख आबादी में से हर 5 में से एक घर का कम से कम एक सदस्य बाहर है। 12 लाख से ज्यादा घरों में ताले पड़े हैं तो 21 लाख से ज्यादा में सिर्फ बुजुर्ग रहते हैं। राज्य के लिए यह इतना गंभीर मुद्दा बन चुका है कि केरल सरकार ने मार्च आखिर में वरिष्ठ नागरिक आयोग बना दिया है। ये अपनी तरह का देश का पहला आयोग है जो कि सिर्फ बुजुर्गों के अधिकार, कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करेगा। ऑनलाइन ठगी की 95% रकम बैंकों ने नहीं लौटाई। कोर्ट के आदेशों के इंतजार में ब्लॉक पड़ी हैं। 3 साल में 22 गुना तक बढ़ी। खबर है कि साइबर स्पेस में ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वाले लोगों को बैंकिंग सिस्टम भी छका रहा है। पिछले 3 साल में साइबर ठगी का शिकार होने से बची 87.88 करोड़ रुपए की राशि में से सिर्फ 4 करोड़ 15 लाख रुपए यानी कि महज 5% ही उपभोक्ताओं को वापस मिल पाए हैं। बाकी रकम बैंकों में कोर्ट के आदेशों के इंतजार में ब्लॉक पड़ी है। डिजिटल पेमेंट पर एक संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगी की कुल रकम में से कम 10% पकड़ ली जाती है, लेकिन वह उपभोक्ता को वापस नहीं मिल पाती। अधिकारियों ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड की रकम कोर्ट के आदेशों से ही वापस की जा सकती है। एक समस्या ये भी है कि साइबर फ्रॉड और वैध पेमेंट के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले असली और फ्रॉड ट्रांजैक्शन मिलाकर करते हैं। दूसरा, बैंक और वित्तीय संस्थान ब्लॉक की हुई रकम से फ्रीज हटाने में आनाकानी करती है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 547 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में से 3 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम बैंकों ने ब्लॉक कर दी। वहीं इसमें से एक पाई भी उपभोक्ताओं को वापस नहीं मिल पाई है। गुना पथराव में एफआईआर, फायरिंग का भी जिक्र। भाजपा पार्षद ने 5 नामजद 20 अज्ञात पर करवाया केस। हनुमान जयंती के जुलूस में हुआ था हंगामा। खबर है कि गुना में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा गबर की शिकायत पर 5 नामजद और 15-20 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के मुताबिक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, मारपीट, तोड़फोड़, बवाल की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं भाजपा पार्षद ने अपनी शिकायत में गोली चलाने तक की बात कही है और रविवार सुबह भाजपा पार्षद ने एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाए जाने के लिए आवेदन दिया। पत्थरबाजी की घटना में विरोध में रविवार को करणी सेना ने गुना बंद आह्वान किया था, लेकिन रविवार को बाजार खुला हुआ था। अन्नामलाई बोले, शाह के दौरे से एनडीए मजबूत हुआ, हमारा लक्ष्य डीएमके को सत्ता से हटाना। नयनार होंगे नए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे के बाद राज्य में एनडीए और मजबूत और एक्टिव हुआ है। बता दें कि हमारा लक्ष्य डीएमके को सत्ता से हटाकर एनडीए को सत्ता मिलाना है। उन्होंने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को बधाई देते हुए लिखा कि नयनार का राजनीतिक अनुभव और उनकी प्रतिबद्धता पार्टी को तमिलनाडु में मजबूत बनाएगी। इससे पहले बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी डीएमके सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि डीएमके सरकार का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। एनडीए 2026 में जीत हासिल करेगा। उन्होंने पूर्व डीएमके मंत्री के पोनमुडी के महिला विरोधी बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि माफी काफी नहीं है, उन्हें सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सदन क्या करेगा? केरल के राज्यपाल बोले, संविधान में बिल पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं।
केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल ओवररीच बताया। जुडिशियल ओवररीच का मतलब कोर्ट का सीमा पार कर कार्यपालिका और विधायिका में दखल होता है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट संविधान संशोधन करेगा तो फिर संसद और विधानसभा की क्या भूमिका रहेगी। केरल राज्यपाल ने कहा कि संविधान में गवर्नर के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं है। कोर्ट द्वारा 3 महीने की सीमा तय करना संवैधानिक संशोधन जैसा है। 2 जज संविधान का स्वरूप नहीं बदल सकते। न्यायपालिका खुद मामलों को वर्षों लंबित रखती है। ऐसे में राज्यपाल के पास भी कारण हो सकते हैं। दमोह के फर्जी डॉक्टर का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। एसपी ने एसआईटी की गठित। हार्ट सर्जरी के बाद 7 मरीजों की गई थी जान। खबर है कि दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट मरीजों की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एनजॉन केम का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए PHQ को पत्र लिखा गया है। बता दें कि एसपी ने मामले की जांच के लिए 5 अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता है, लेकिन ये जांच को सही दिशा में मदद करेगा। पुलिस को प्रयागराज में आरोपी के घर से नकली दस्तावेज बनाने का सामान मिला है। कई आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। लाडली बहना योजना की अप्रैल की किस्त अटकी। कांग्रेस ने कहा नियत बदली या कर्ज बढ़ा। भाजपा ने कहा 16 अप्रैल को होगी राशि ट्रांसफर। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई लाडली बहना योजना की इस महीने की किस्त अब तक लाभार्थी महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है। तय तिथि गुजर जाने के बाद भी राशि न आने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि PCC चीफ जीतू पटवारी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इसे सरकार की वादा खिलाफी बताया। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि योजना के तहत हर महीने किस्त समय पर दी जाती रही है। वहीं जल्द ही इस बार की राशि भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा था कि लाडली बहना योजना की किस्त को लेकर पहले बड़े बड़े होर्डिंग देखने को मिलते थे। लिखा रहता था लाडली बहनों 10 तारीख आ रही है, लेकिन इस बार 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे नहीं आए। क्या कर्ज में कमी हो गई है या फिर सरकार की नीयत बदल गई है? दिग्विजय बोले कितने बीजेपी और बजरंग दल वाले जासूसी करते पकड़े गए। एक्स पर नाम पोस्ट कर पूछा गद्दार कौन। VD ने कहा देश अच्छे से जानता है। 2 दिन पहले भोपाल, रतलाम और गुना समेत MP के अलग अलग जिलों में पूर्व CM और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। रतलाम और गुना में लगाए गए इन पोस्टर्स में लिखा था वक्फ बिल का विरोध करने वाले धर्म और वतन के गद्दार दिग्विजय सिंह। इन पोस्टर्स को लेकर पूर्व CM दिग्विजय सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि गद्दारों को पहचानो। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि गद्दार कौन है, देश इस बात को अच्छे से जानता है। बता दें कि रविवार को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कुछ लोगों के नाम लिखे जिन्हें उन्होंने ISI के लिए जासूसी करने वाला बताया और कहा कि ये लोग बीजेपी बजरंग दल के लोग हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। लाल किले में गूंजी सम्राट विक्रमादित्य की गौरव गाथा। उपराष्ट्रपति बोले समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। CM ने कहा हमारी सनातन संस्कृति अंतहीन। दिल्ली के लाल किले में 3 दिनी विक्रमोत्सव की शुरुआत हुई है। वहां पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन किया गया। इसमें विक्रमादित्य के जन्म से लेकर सम्राट बनने तक की सारी गाथाएं प्रस्तुत की गई। वहीं नाटक में 125 कलाकारों और 50 सहयोगियों के माध्यम से विक्रमादित्य की गौरव गाथा प्रदर्शित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के संविधान में दर्शाए गए 22 सांस्कृतिक चित्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रारंभ में गुरुकुल और रामायण जैसे चित्र ये संकेत देते हैं कि शिक्षा, संस्कृति और धर्म भारत के शासन दर्शन के मूल तत्व रहे हैं। अमित शाह बोले सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप चलाएंगी, गैस बांटेंगी। भोपाल में कहा MP में काफी संभावनाएं। सांची और NDDB के बीच MOU। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच MOU हुआ है। इसके साथ ही MP के 6 दुग्ध संघों और NDDB के बीच 6 अलग अलग MOU भी किए गए हैं। शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगी और रसोई गैस वितरण भी संभालेंगी। सहकारिता सेक्टर में मध्य प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। मैं मानता हूं कि हमें हमारी संभावनाओं को 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, नौकरी गंवाने वाले 3 टीचरों ने अनशन रोका। आरोप TMC कार्यकर्ताओं ने धमकाया।
खबर है कि एसएससी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन 25,753 लोगों की नौकरियों को अमान्य घोषित किया गया था, उनमें से 3 स्कूल शिक्षकों ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें टीएमसी सदस्य धमका रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने टीचर को समर्थन दिया है और वह सभी योग्य शिक्षकों को उनकी नौकरी वापस दिलाने के पक्ष में है। नदिया जिले के नकाशीपारा हाई स्कूल में शिक्षिका सुमन विश्वास ने कहा कि हम इलाके में घूम रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं के कारण अनशन वापस ले रहे हैं। हालांकि यहां पुलिस मौजूद है, लेकिन हम घंटों खुले में बैठने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आत्मघाती तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल लेगी एनआईए, राणा की मंजूरी जरूरी। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए रविवार को तीसरे दिन पूछताछ की। वहीं 2008 मुंबई आत्मघाती हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं। एनआईए पता लगाएगी कि क्या तहव्वुर नवंबर 2008 के हमलों के दौरान फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वॉइस सैंपल के लिए तहव्वुर की सहमति जरूरी होगी, मना करने पर एनआईए कोर्ट जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एनआईए के पूछताछ में एक कर्मचारी बी का नाम आया है। इसने राणा के कहने पर हेडली के लिए ऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स में मदद की थी। अब एनआईए राणा और कर्मचारी बी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एजेंसी के मुताबिक कर्मचारी बी को आतंकवादी साजिश की जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ राणा के निर्देश पर हेडली के लिए रिसेप्शन, ट्रांसपोर्ट, ठहरने की जगह और ऑफिस की व्यवस्था करता था। डेविड हेडली मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। राम मंदिर में शिव की पूजा करते हुए राम की मूर्ति लगेगी, सेकंड फ्लोर पर स्थापित होगी। 7 मूर्तियां आ रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक में मंथन। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक रविवार को हुई है। वहीं बैठक से पहले समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर गर्भगृह में राम दरबार स्थापित होनी है। इसके ऊपर सेकंड फ्लोर के तल पर शिव की पूजा करते हुए राम जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में मंदिर और परकोटा में लगाए जाने वाली 18 मूर्तियों को लेकर चर्चा हो रही है और भगवान और संत महापुरुषों की मूर्तियां अप्रैल और मई महीने में राम मंदिर परिसर में स्थापित की जानी है। परकोटा मंदिर में लगने वाली 7 मूर्तियां शाम तक अयोध्या पहुंच जाएंगी। उन्हें परिसर में सुरक्षित रखा जाएगा। योगी बोले, हर हिंदू की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। समाजवादी पार्टी देश तोड़ने वालों के साथ। वक्फ के नाम पर लाखों बीघा जमीन कब्जा हुई। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा कि हमें हर एक हिंदू की रक्षा करनी है। भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सिटीजनशिप एक्ट लागू किया गया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। यह वही दल है जो दलितों और वंचितों का अधिकार छीनते हैं। दलितों और वंचितों की जमीन पर कब्जा करने वालों में सबसे अधिक विपक्ष के लोग हैं, लेकिन अब सरकार का डंडा चलता है तो ये लोग भागते हैं। रविवार को सीएम योगी ने अंबेडकर से जुड़ी हुई कार्यशाला के दौरान ये बातें कही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ खड़ी रही है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ भूमि कब्जा की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके घरों से बाहर खींचकर उनकी हत्या की गई है। ये कौन लोग हैं? ये वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। आज का सुविचार, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन करवाइए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।